नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट एक नए इंडिजिनस यूएवी डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। भारत के डिफेंस सेक्टर में अभी एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलने वाली है, जहां नागपुर बेस्ड सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड को अभी एक 150 केजी क्लास की लाइट टू मीडियम क्लास की अनमेन्ड एरियल व्हीकल यानी कि LMUV को डेवलप करने के लिए सिलेक्ट किया गया, जो कि इंडियन आर्मी के एक एम्बिशियस ड्रोन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम का हिस्सा होने वाला है। ये यूएवी एक लॉटरिक मुनिशन टाइप का प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसका मतलब है कि इस यूएवी को न केवल हम रियल टाइम सर्वेलेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रिसिशन स्ट्राइक या कैमिकेजी स्ट्राइक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में 75% से ज्यादा इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाने वाला है। टेक्निकल डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये 150 केजी क्लास का लॉटरिंग मुनिशन होने वाला है, जिसका नाम LMUV होने वाला है, जो कि काफ़ी एडवांस स्पेसिफिकेशन के साथ डिज़ाइन किया जा रहा है। इसका रेंज करीब 900 किलोमीटर तक होने वाला है और एंडोरेंस लगभग 9 घंटे तक होने वाली है। ये मैक्सिमम 5 किलोमीटर तक की एल्टीट्यूड में ऑपरेट कर सकता है और इसमें 15 केजी तक की कैमिकेजी वॉरेड यानी कि एक्सप्लोजिव वॉरेड और 10 केजी के आसपास आईएसआर पेलोड को इंटीग्रेट किया जा सकता है। इसका RCS भी 0.5 मीटर स्क्वायर के नीचे होने वाला है, जिस वजह से दुश्मन के रडार इसे इतनी आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकते और इसे GPS डिनार्ड एनवायरनमेंट के अंदर भी ऑपरेट किया जा सकता है। अब इस यूएवी के इंजन और प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में बात करें तो इस यूएवी में नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी की तरफ से डेवलप किए गए 30 HP क्लास की वंकेल इंजन का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जो कि पहले भी कई तरह की यूएवी प्लेटफॉर्म में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इंजन लाइटवेट होने के साथ साथ हाई पावर टू वेट रेशियो को डिलीवर करने वाला है, जो इस यूएवी के लॉन्ग रेंज मिशन को मैच करने के लिए परफेक्ट होने वाला है। इस LMUV प्रोजेक्ट के लिए काफ़ी बड़ी कंपनीज की तरफ से भी बिड किया गया था, जिसमें भारत डायनामिक लिमिटेड, राफेल एम्फीवीर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से भी इसमें बिड किया गया था। लेकिन अंत में इसमें सोलर ग्रुप को सिलेक्ट किया गया, जो कि पहले भी नागास्त्र जैसे लॉटरिंग मुनिशन को डेवलप कर चुके हैं और अभी LMUV के डेवलप होने के बाद ये भारत के लिए देसी हरब ड्रोन जैसा काम करने वाला है, जिनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था और काफ़ी सक्सेसफुली इसको इस्तेमाल किया गया था। अगला अपडेट आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। कुछ दिन पहले ये अपडेट सामने आया था कि ब्राजील की तरफ से भी भारत की आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को एक्वायर करने के लिए बातचीत किया जा रहा है, लेकिन अभी पता चला है कि ब्राजील की तरफ से अभी ऑफिशियली भारत की आकाश सर्फेस मिसाइल सिस्टम के साथ अपने नेगोशिएशन को टर्मिनेट कर दिया और उन्होंने अभी इटली के EMATS यानी कि एनहांस्ड मॉड्यूलर एयर डिफेंस सॉल्यूशन सिस्टम को इवेल्युएट करने की कोशिश किया जा रहा है। ब्राजील का कहना है कि उनको एक ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है जो 3000 मीटर के ऊपर की अल्टीट्यूड में भी ऑपरेट कर पाएगा और थ्रेट को इंटरसेप्ट कर पाएगा। और EMATS सिस्टम जो कि MBDA और लियोनार्डो की तरफ से जॉइंटली डेवलप किया गया, इसमें CAMM-ER मिसाइल का इस्तेमाल किया था, जिसका रेंज 50 किलोमीटर तक होने वाली, जो कि ब्राजील की इस नए रिक्वायरमेंट को इजीली फुलफिल कर सकते हैं। ब्राजील इनिशियली आकाश 1S सिस्टम के लिए भारत के साथ नेगोशिएशन कर रहा था। ये सिस्टम भारत डायनामिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कोलैबोरेशन से डेवलप किया गया था और इसे भारत की तरफ से पिछले कुछ सालों से इस्तेमाल भी किया जा रहा है। रिसेंट भारत और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट में इसकी परफॉर्मेंस को काफी अच्छा पाया गया था, लेकिन ब्राजील की तरफ से जो रिक्वायरमेंट सेट किए गए थे वो आकाश 1S के बदले आकाश NG के साथ ज्यादा फुलफिल कर रहे थे, तो उनकी तरफ से आकाश NG को खरीदने का प्रपोजल दिया गया था, क्योंकि आकाश सिस्टम का एक ज्यादा एडवांस कैनिस्ट्राइज्ड और लॉन्ग रेंज स्ट्राइक करने वाला वेरिएंट है। लेकिन भारत की तरफ से इस सिस्टम को अभी तक ऑफिशियली ऑफर नहीं किया जा रहा है, क्योंकि आकाश NG अभी फिलहाल यूजर ट्रायल फेज में चल रहा है और इसकी फुल स्केल प्रोडक्शन आने वाले 2 से 3 सालों के बाद ही स्टार्ट होने वाला है। सोर्सेज के मुताबिक भारत के अथॉरिटीज की तरफ से अभी फिर से अपनी स्ट्रेटेजी को थोड़ा रिकंसिडर किया जा रहा है कि अगर ब्राजील दोबारा हमारे साथ नेगोशिएशन करने के लिए इंटरेस्ट दिखाता है तो भारत की तरफ से आकाश NG को भी ऑफर करने के लिए प्लान को तैयार किया जा रहा है, जिसका रेंज अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर से ज़्यादा होने वाला है, जो कि इटली की EMATS सिस्टम का आउट परफॉर्म करने में सक्षम हो सकता है। कुल मिलाकर ये भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक है, लेकिन साथ ही एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी भी होने वाली कि अगर हम हमारे टेक्नोलॉजी को सही टाइम पर डेवलप नहीं कर पाते तो हमें इसे एक्सपोर्ट करने में काफ़ी परेशानी होने वाली है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की एयर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम की तरफ से। अभी मिली कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी की रेन मेटल कंपनी की तरफ से अभी ऑफिशियली अपना स्काईनेक्स एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को ऑफर किया जा रहा है, जो कि अभी इंडियन आर्मी की आउटडेटेड L-70 और JDU-23 जैसे गन को रिप्लेस करने के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट बन चुके हैं।
ये अपडेट तब आई है जब रिसेंटली LOC क्लास के दौरान पाकिस्तान की तरफ लार्ज स्केल में ड्रोन स्वार्म्स को भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था और डिप्लॉय किया गया था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से 500 से ज्यादा ड्रोन को डिप्लॉय किया गया था। अब इंडियन आर्मी की तरफ से अपने एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय किया गया था, जो कि पाकिस्तान के ड्रोन को आसानी से न्यूट्रलाइज कर दिया था। लेकिन इंडियन आर्मी या फिर इंडियन एयरफोर्स के जिन एयर डिफेंस गन जैसे कि L-70 या ZU-23 जैसे गन से इन ड्रोन को न्यूट्रलाइज किया गया था, ये काफी पुराने हो चुके हैं। हालांकि इनमें से कुछ गन को मॉडर्न सिस्टम के साथ अपग्रेड किया गया था, लेकिन मेजॉरिटी गन अभी भी आउटडेटेड हो चुके हैं, जिनको मैनुअली एम करके फायर करना पड़ता है। इस वजह से आर्मी की तरफ से अभी मॉडर्न एयर डिफेंस गन को खरीदने का फैसला किया जा रहा है। इसी के चलते अभी जर्मनी की तरफ से स्काईनेक्स सिस्टम को भारत को ऑफर किया जा रहा है। स्काईनेक्स एक शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस गन है, जिसे स्वार्म ड्रोन, क्रूज मिसाइल, लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट और प्रिसिशन गाइडेड मुनिशन को भी न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें एक 35 mm स्टैंडर्ड की कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि 1 मिनट के अंदर 1000 राउंड को फायर कर सकता है और इसका रेंज अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर तक होता है। इसमें अहेड एमुनिशन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक प्रोग्रामेबल फ्यूज मौजूद होता है, जो कि मिड एयर में टंगस्टन फ्रैगमेंट को रिलीज करता है, यानी कि एक एयरबस टाइप का एमुनिशन इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसे स्मॉल ड्रोन या फास्ट मूविंग। अगला अपडेट इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की नेवल एविएशन प्रोग्राम की तरफ से है। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के जॉइंट वेंचर को एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट पर प्रपोजल को इशू किया गया, जिसमें C-295 एयरक्राफ्ट के टोटल 15 मैरीटाइम वेरिएंट का डिमांड किया गया। ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए एक्वायर किए जा रहा है, जिनका मेन फोकस मैरीटाइम सर्वेलेंस और एंटी सबमरीन वॉरफेयर होने वाला है। 15 में से 6 एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए डिलीवर किया जाने वाला और बाकी 6 इंडियन कोस्ट गार्ड ऑपरेट करने वाली है। ये एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के P-8I लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और डोनो 2228 जैसे शॉर्ट रेंज के प्लेटफॉर्म के बीच के गैप को फिलअप करने वाली है। ये एयरक्राफ्ट एडवांस सेंसर और वेपन पैकेज के साथ इक्विप्ड किए जाने वाले हैं, जिसमें स्नो बॉयज, लाइट वेट टॉर्पिडोज और DRDO की तरफ से डेवलप किए गए NASM-SR और NASM-MR जैसे एंटीशिप क्रूज मिसाइल इसमें इंटीग्रेट किए जाने वाले हैं, जिसका यूज एंटी सबमरीन वॉरफेयर या फिर एंटीशिप ऑपरेशन के लिए किया जा सकता है। इस प्रोग्राम का सबसे खास हिस्सा ये है कि एयरक्राफ्ट की मेजॉरिटी प्रोडक्शन टाटा एडवांस सिस्टम के फाइनल असेंबली लाइन में किया जाने वाला है, जिसको वडोदरा गुजरात में सेट किया गया और अभी 15 में से 12 एयरक्राफ्ट को भारत में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला है, जिसमें 78% तक इंडिजिनस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाने वाला है। अभी एयरक्राफ्ट DRDO के सेंटर फॉर एवॉन सिस्टम यानी कि कैप्स के सुपरविजन में बनाए गए इंडिजिनस सेंसर के साथ आने वाले हैं, जिसमें AESA रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इन्फ्रारेड सिस्टम और फ्रेंडेड फॉइस सिस्टम जैसे कई और सिस्टम भी शामिल होने वाले हैं। ये सेंसर इंडियन नेवी की मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस को काफी हद तक इंप्रूव करने वाले हैं और इससे पहले भी इंडियन एयरफोर्स के लिए 56 C-295 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर किया गया था, जिसमें से 6 पहले से स्पेन की तरफ से भारत को डिलीवर किया चुका है और बाकी भारत में असेंबल होने वाले हैं। तो अभी नेवी और कोस्ट गार्ड के जो वेरिएंट होने वाले हैं उनको भी इसी प्रूवन डिजाइन के ऊपर बेस करके बनाया जाने वाला, लेकिन इसमें खास करके इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड की रिक्वायरमेंट को मीट करने लायक सेंसर को इंटीग्रेट किया जाने वाला है, ताकि ये अच्छे तरीके से मैरीटाइम ऑपरेशन को करने में सक्षम होने वाले हैं। जबकि इंडियन एयरफोर्स के जो वेरिएंट होने वाले हैं वो मोस्टली ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होने वाले हैं। अगला अपडेट चाइना और पाकिस्तान की तरफ से। रिसेंट वीक में भारत के ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यानी OSNIT कम्युनिटी की तरफ से एक बहुत ही जरूरी डेवलपमेंट को ट्रैक किया गया है, जिसमें चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के हेवी लिफ्ट Y-20 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में लैंड करते हुए देखा गया और वो भी एक बार नहीं, कम से कम 3 बार इनको ट्रैक किया गया। सोर्सेज के मुताबिक ये Y-20 फ्लाइट से नॉर्मल मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या ऐसे ऑपरेशन के लिए पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान को फिर से HQ-16 सरफेस टू मिसाइल सिस्टम को डिलीवर करने के लिए पाकिस्तान आ रहे हैं, जो कि 7 मई से लेकर 10 मई के बीच इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डिस्ट्रॉय किए गए थे। अभी यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझना जरूरी है। ऑपरेशन सिंदूर जो कि पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद लॉन्च किया गया था, उसमें इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान की मेजर एयरवेज जैसे कि नूर खान, रहीमार खान और भुलारी जैसे टारगेट को हिट किया गया था और इसके अलावा पाकिस्तान के कई मेजर एयर डिफेंस सिस्टम, चाइनीज मेड YLC-80 एंटी स्टेल्थ रडार और HQ-16 और HQ-9P जैसे मिसाइल सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, जो कि मोस्टली पंजाब और सिंध रीजन में डिप्लॉय किए गए थे। इस वजह से पाकिस्तान का कॉम्प्रिहेंसिव लेड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, जिसमें 80% से ज्यादा चाइनीज प्लेटफॉर्म मौजूद थे, वो काफी हद तक एक्सपोज हो गए थे या काफी हद तक डैमेज हो गए थे।
सिप्रे के डाटा के मुताबिक 2019 से 2024 के बीच पाकिस्तान की आम इंपोर्ट का 81 से 82% हिस्सा चाइना से आया था और इस दौरान कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम को भी पाकिस्तान को डिलीवर किया गया था, जिनको ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। अब HQ-16 की बात करें तो ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज कैटेगरी का सरफेस टू मिसाइल सिस्टम है, जिसका इफेक्टिव रेंज 40 किलोमीटर के आसपास है, जो कि एयरक्राफ्ट, ड्रोन और क्रूज मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये सिस्टम पूरी तरीके से फेल हो गया था, जिस वजह से पाकिस्तान की तरफ से इमरजेंसी बेसिस पर चाइना से इसके एडिशनल यूनिट के लिए डिमांड किया था। अभी बार बार चाइना से पाकिस्तान आने वाली सियान Y-20 एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसका पेलोड कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 66 टन के आसपास है, जिस वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना अभी पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स के खुद के स्टॉक से HQ-16 सिस्टम को पाकिस्तान को डिलीवर किया जा रहा है। इससे क्लियर होता है कि चाइना पाकिस्तान की एयर डिफेंस को तुरंत ही रिस्टोर करना चाहता है, क्योंकि अभी के हालात में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पाकिस्तान के इतने मिलिट्री इंस्टॉलेशन या रडार्स या एयर डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया गया था, उनको तुरंत ही रिबिल्ड करना इतना आसान नहीं होने वाला है। और इसी वजह से चाइना की तरफ से भी अपनी खुद की इन्वेंट्री से नए यूनिट को पाकिस्तान को डिलीवर किया जा रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस कम्युनिटी के द्वारा सैटेलाइट इमेजरी, ADS-B फ्लाइट ट्रैकिंग रिकॉर्ड और सोशल मीडिया पोस्ट को यूज करके जो ट्रैकिंग किया था, उसमें कंफर्म किया गया कि पाकिस्तान को भी चाइना की तरफ से HQ-16 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम और इसकी मिसाइल को रीसप्लाई किया जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स अभी ये भी क्लेम कर रहे हैं कि चाइना की तरफ से भी पाकिस्तान को जिन HQ-16 सिस्टम को डिलीवर किया जा रहा है वो अभी HQ-16 सिस्टम के अपग्रेडेड वेरिएंट्स होने वाले हैं, जो फ्यूचर में इंडियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काउंटर करने की कैपेबिलिटी रखने वाले हैं, जो कि आगे चल के भारत के लिए प्रॉब्लम को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।